हेलो प्यारे बच्चों। मैं शुभम भास्कर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इजी वे टू लर्न केमिस्ट्री में। देखो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम क्लास 12th की केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक, लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था कवथनांक में उन्नयन। आज हम पढ़ेंगे परासरण। परासरण पढ़ने के साथ साथ हम आज ये भी पढ़ेंगे कि परासरण कितने प्रकार का होता है और परासरण दाब क्या होता है। परासरण दाब भी आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, देखो शुरुआत करते हैं किससे, परासरण से, कि परासरण क्या होता है। मैंने कहा मैंने कहा भाई मैंने एक लिया है, क्या यहाँ एक बर्तन, क्या लिया भाई, एक बर्तन। ठीक, और इस बर्तन को मैंने क्या कर दिया, इस बर्तन में मैंने लगा दी अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या लगा दी मेरे भाई, अर्धपारगम्य झिल्ली। ध्यान से देखेंगे, मैंने कहा कि मैंने एक ये लिया क्या बर्तन, इस बर्तन में क्या लगा दी, अर्धपारगम्य झिल्ली, शॉर्ट में एसपीएम, सेमी पर मेम्ब्रेन, और हिंदी में अगर कहें तो अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक, और इस झिल्ली के एक साइड मैंने लिया तनु विलयन मेरे भाई। कौन सा विलयन, तनु विलयन, जिसे आप डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हो। और एक साइड मैंने लिया सांद्र विलयन, जिसे आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हो। ठीक है भाई, मतलब आप ये कह सकते हो कि एक तरफ तनु विलयन, एक तरफ सांद्र विलयन। तनु विलयन मतलब पतला विलयन, सांद्र विलयन मतलब गाढ़ा विलयन। ठीक, देखो जब इधर आपने तनु विलयन ले रखा, ठीक, और इधर आपने दूसरी साइड क्या ले रखा, गाढ़ा विलयन मतलब सांद्र विलयन, तो पता क्या होगा, जब आप इसे अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग करोगे ना, कर दिए ना अलग, कि इधर तनु इधर सांद्र, बीच में क्या है अर्धपारगम्य झिल्ली, अलग अलग कर दिए ना, तो क्या होगा, विलायक के कण या विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करना शुरू कर देंगे। क्या होगा कि तनु विलयन से विलायक के अणु सांद्र विलयन की ओर गति करना प्रारंभ कर देंगे। ठीक, और उस गति को ही हम क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। देखो दोबारा सुनो, मतलब लिखेंगे कैसे, ऐसे कि जब दो अलग अलग सांद्रताओं वाले, जब दो अलग अलग सांद्रताओं वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है, तो विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं। इस गति को ही क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। दोबारा सुन लो, मैंने कहा कि मैंने एक बर्तन लिया, ये क्या लिया, एक बर्तन, और इसमें बीच में लगा दी अर्धपारगम्य झिल्ली। इस अर्धपारगम्य झिल्ली के एक साइड तनु विलयन, दूसरी साइड सांद्र विलयन। जैसे हम इसे अलग कर देंगे तो क्या होगा, विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर चलना प्रारंभ कर देंगे, गति करना शुरू कर देंगे, और उस गति को ही क्या कहते हैं, हम परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। देखो मैं लिख देता हूं, क्या, देखो ध्यान से देखेंगे, जब दो भिन्न भिन्न, जब दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं वाले, जब दो भिन्न भिन्न सांद्रताओं वाले विलयनों को विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, पृथक किया जाता है, पृथक किया जाता है, तो विलायक के अणु, तो विलायक के अणु, तो विलायक के अणु तनु विलयन से
तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, सांद्र विलयन की ओर, सांद्र विलयन की ओर गति करने लगते हैं, गति करने लगते हैं। इस गति को ही, इस गति को ही, इस गति को ही परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। इस गति को ही परासरण कहते हैं। मतलब तनु विलयन से विलायक के कण इधर चलना प्रारंभ कर देंगे, और जब वो इधर चलना प्रारंभ कर देंगे तो जो चलना प्रारंभ हो रहा ना, उस गति, वो जो गति हो रही, उस गति को क्या कह रहे? परासरण कह रहे। क्या कह रहे? परासरण कह रहे हैं। ठीक है, चलो देखो ध्यान से देखना। अगर मैं कहूं कि हमें पढ़ना हो परासरण के प्रकार, क्या पढ़ना हो भाई? परासरण के प्रकार, परासरण के प्रकार। ठीक, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, परासरण के प्रकार। ठीक, देखो मैं कह रहा कि जो परासरण होता है ना, ये दो प्रकार का होता है भाई। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, दो प्रकार का। अब दो प्रकार का भी कौन सा? देखो ध्यान से देखना। पहले नंबर का जो होता है, मैंने एक लाइन खींच दी, ठीक, और इस साइड मैंने जो लिया, मैंने लिया भाई अंत्यपरासरण। क्या लिया? अंत्यपरासरण। ठीक, और इधर मैंने जो लिया दूसरे नंबर का, वो मैंने लिया मेरे भाई बाह्य परासरण। कैसा लिया? बाह्य परासरण। ठीक, मैंने कहा कि जो परासरण होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है अंत्यपरासरण, एक होता है बाह्य परासरण। ठीक, अब अंत्यपरासरण क्या होता है और बाह्य परासरण क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। देखो हमने क्या करा, हमने यहां एक बड़ा सा बर्तन लिया और इस बर्तन में भर रखा हमने जल। क्या भर रखा? इस बर्तन में भर रखा हमने जल, और इस जल में हमने क्या डाल दी? एक किशमिश डाल दी। क्या डाल दी? किस और मिस। क्या डाल दी? किशमिश। हमने इसमें डाल दी एक किशमिश, किशमिश, एक किशमिश डाल दी। ठीक, तो जब हमने इस जल में किशमिश डाल दी, तो आपको पता कि किशमिश के अंदर भी तो कुछ ना कुछ लिक्विड है, एक है या नहीं है? हाँ है। ठीक, तो इस किशमिश के अंदर भी लिक्विड है, और ये जो हमने जल ले रखा वो तो लिक्विड है ही। तो क्या होगा? परासरण की क्रिया जल से किशमिश के अंदर की ओर होना शुरू हो जाएगी। ठीक, और जब परासरण की क्रिया बाहर से अंदर की तरफ होनी शुरू हो जाएगी, मतलब जल से किशमिश के अंदर की तरफ होनी शुरू हो जाएगी, तो उसे हम कहते हैं कि ये अंत्यपरासरण हो रहा है। मतलब बाहर से अंदर की तरफ जब हो रहा है वो अंत्यपरासरण, अंदर हो। ठीक, मतलब जल के पार्टिकल्स गति करना शुरू कर देंगे किसके अंदर? किशमिश के अंदर को, और थोड़ी देर बाद क्या होगा? ये किशमिश फूल के ऐसी हो जाएगी। ठीक, हो जाएगी या नहीं हो? ठीक है, इसे कहते हैं अंत्यपरासरण। आ जाओ बाह्य परासरण में, देखो आप। ठीक, ध्यान से देखना। बाह्य परासरण में क्या है? फिर वही मैंने कहा, एक बड़ा सा बर्तन, इस बड़े से बर्तन में मैंने क्या करा? चीनी का बहुत अधिक, चीनी का बहुत अधिक सांद्र विलयन, मतलब इसमें चीनी का बहुत अधिक सांद्र विलयन नहीं रखा, बहुत ज्यादा गाढ़ा। कितना गाढ़ा? जो रसगुल्ले की पात हो है ना, उससे भी गाढ़ा, बाखर से भी गाढ़ा। ठीक, तो देखो, और इसमें मैंने क्या कर दिया मेरे भाई? इसमें मैंने कर दिया कि मैंने इसमें एक अंगूर घेर दिया। क्या घेर दिया? अंगूर। ठीक, उसका क्या कर दिया? अंगूर घेर दिया। अब आपको एक बात तो पता ही कि ये तो हमने सांद्र विलयन नहीं रखा है, तो लिक्विड ले ही रखा है एक, और इस अंगूर के अंदर भी तो कुछ ना कुछ लिक्विड होगा। पर पता क्या होगा? इस अंगूर के अंदर जो लिक्विड है वो पतला है, किसके कंपैरिजन में? इस विलयन के कंपैरिजन में।
तो फिर क्या होगा, परासरण की क्रिया होगी अंगूर के अंदर से बाहर की तरफ को, क्योंकि ये गाढ़ा है और इसके अंदर जो है वो है पतला। तो परासरण की क्रिया अंगूर के अंदर से बाहर की तरफ होनी शुरू हो जाएगी, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बाह्य परासरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे बाह्य परासरण कहते हैं। ठीक, वो अंत परासरण और ये बाह्य परासरण। ठीक बात। चलो एक नया टॉपिक पढ़ते हैं अब, जिसका आपको बहुत दिन से इंतजार था। ठीक, ये था आपका परासरण। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्या, परासरण दाब। अब हम पढ़ेंगे परासरण दाब। ठीक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे कि क्या होता है परासरण दाब। ठीक, अगर आपने परासरण समझा होगा तो उम्मीद है कि आपको परासरण दाब भी समझ में आ जाएगा। परासरण दाब मुझे समझाना था, इसलिए मैंने आपको परासरण पढ़ाया पहले। ठीक, हो सकता है कि अब आपको परासरण दाब भी समझ में आ जाएगा। बोलो, आ जाएगा। ठीक, फिर वही एक बर्तन लिया, उस बर्तन में अर्धपारगम में झिल्ली लगा दी। ठीक, अर्धपारगम में झिल्ली के एक साइड क्या ले लिया, सपोज डेट इधर ले लिया जल और इधर ले लिया विलयन। ठीक, क्या ले लिया, विलयन। ठीक, आप इस जल को क्या कह सकते हो, विलायक भी कह सकते हो। ठीक, या शुद्ध जल कह सकते हो या शुद्ध विलायक कह सकते हो। ठीक, अब मैं आपसे पूछिए तो शुद्ध विलायक है या जल है, और यह है विलयन। विलयन का मतलब इसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ होगा। ठीक, तो अब आपको यह बात तो पता कि जब इस विलयन, जब हमने इधर विलयन लिया तो इस विलयन में कुछ ना कुछ मिला हुआ। ठीक, तो जब इस विलयन में कुछ ना कुछ मिला हुआ तो इसका मतलब तो फिर यह है कि यो, ठीक, क्या है कि ये इससे तो गाढ़ा ही है। जब इससे गाढ़ा है तो फिर इसका मतलब यह है कि ये पतला है, ये गाढ़ा है। तो जो परासरण की क्रिया होगी वो विलायक से विलयन की ओर होगी। हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक, तो मतलब मैं ये कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, कि जब विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन से अलग किया जाता है तो परासरण की क्रिया विलायक से विलयन की ओर होने लगती है। हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। ठीक है, देखो दोबारा सुनो। जब विलयन को विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो परासरण की क्रिया विलायक से विलयन की ओर होने लगती है। इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जितना दाब लगाना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। मैं लिख देता हूं, देखो ध्यान से देखना, बहुत आसान है। मैंने लिखा कि जब शुद्ध विलायक को विलयन से, शुद्ध विलायक को विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, पृथक किया जाता है तो परासरण की क्रिया, तो परासरण की क्रिया विलायक से, विलायक से विलयन की ओर होने लगती है, विलयन की ओर होने लगती है। इस परासरण की क्रिया को, इस परासरण की क्रिया को, की क्रिया को रोकने के लिए, रोकने के लिए विलयन पर, विलयन
पर जितना दाब लगाया जाता है, जितना दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं, उसे परासरण दाब कहते हैं, उसे परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, मतलब मैंने कहा कि अगर आप विलयन को विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग कर दोगे तो क्या होगा, परासरण की क्रिया विलायक से विलयन की ओर होना शुरू हो जाएगी। इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पे जितना दाब लगाना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लो। ठीक है, चलो अगला टॉपिक पढ़ते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, सारा काम आपने करा होगा। ठीक, टॉपिक है आपका, टॉपिक का नाम है व्युत्क्रम परासरण। क्या है भाई, व्युत्क्रम परासरण। व्युत्क्रम परासरण को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, और शॉर्ट में इसे कहते हैं आरओ, आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक, देखो क्या है कि हमने क्या लिया भाई, हमने फिर वही एक बड़ा सा बर्तन, इस बर्तन में लगाई अर्धपारगम्य झिल्ली। इस बार हमने क्या किया, अर्धपारगम्य झिल्ली के एक साइड क्या लिया, अशुद्ध जल। क्या लिया, अशुद्ध जल, और दूसरी साइड लिया शुद्ध जल। क्या लिया भाई, शुद्ध जल। ठीक, एक साइड क्या लिया, अशुद्ध जल, और एक साइड लिया शुद्ध जल। अब आपको एक बात तो पक्का पता कि ये जो अशुद्ध जल है ये किसकी तरह व्यवहार करेगा भाई, ये व्यवहार करेगा विलयन की तरह। भाई ये तो शुद्ध जल है, जो शुद्ध है ही, और अशुद्ध का मतलब यह है कि इसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ है। ठीक, और जब इसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ है तो इसका मतलब यह है कि ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, विलयन की तरह व्यवहार करेगा। ठीक, भाई किसी चीज का मिक्सर है, इसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ है तो अशुद्धि है, इसमें कुछ मिला हुआ है तो विलयन की तरह तो कार्य करेगा ना फिर। ठीक, जब ये विलयन की तरह कार्य करेगा तो इसका मतलब यह है कि जो परासरण की क्रिया होगी वो शुद्ध जल से अशुद्ध जल की ओर होगी। ठीक, क्या होगी, परासरण की क्रिया शुद्ध जल से अशुद्ध जल की ओर होगी। ठीक, लेकिन अगर मैं इस अशुद्ध जल पर बाह्य दाब लगा दूं, क्या लगा दूं, बाह्य दाब, और दाब इतना लगा दूं कि जो परासरण है ये क्या हो जाए, अशुद्ध जल से शुद्ध जल की ओर होना प्रारंभ हो जाए, मतलब विपरीत दिशा में हो जाए, उल्टा हो जाए, व्युत्क्रम हो जाए। ठीक, तो इस परासरण को क्या कहते हैं, व्युत्क्रम परासरण कहते हैं, मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक, तो देखो लिखेंगे कैसे, अगर समझने वाली बात हो तो ध्यान से देखना। मैंने कहा कि जब अशुद्ध जल व शुद्ध जल को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो परासरण की क्रिया शुद्ध जल से अशुद्ध जल की ओर होने लगती है, परंतु अशुद्ध जल पर बाह्य दाब लगाने से परासरण विपरीत दिशा में प्रारंभ हो जाता है या होने लगता है, जिससे हमें अशुद्ध जल से शुद्ध जल मिलना प्रारंभ हो जाता है, और यह क्रिया क्या कहलाती है, व्युत्क्रम परासरण कहलाती है। इसे शॉर्ट में आप क्या कहते हो, आरओ कहते हो। आप कह रहे हम तो आरओ का पानी पी रहे, तो यही है वो आरओ। मतलब मैंने कहा कि अगर आप शुद्ध जल को और अशुद्ध जल को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग कर दो तो क्या होगा, परासरण की क्रिया शुद्ध जल से अशुद्ध जल की ओर होना प्रारंभ हो जाएगी, परंतु अशुद्ध जल पर बाह्य दाब लगाने से परासरण विपरीत दिशा में होने लगता है, जिससे अशुद्ध जल से शुद्ध जल प्राप्त होने लगता है, और इस प्रक्रिया को या इस क्रिया को व्युत्क्रम परासरण कहते हैं, मतलब इसे आरओ कहते हैं, इसे आरओ कहते हैं। आई बात समझ में, चलिए
हम लिख देते हैं क्या, मैंने कहा कि जब अशुद्ध जल व शुद्ध जल को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो परासरण की क्रिया शुद्ध जल से अशुद्ध जल की ओर होने लगती है। इस परासरण की क्रिया को ऐसे लिखो, होने लगती है, परंतु अशुद्ध जल पर बाह्य दाब लगाने से परासरण विपरीत दिशा में होने लगता है और अशुद्ध जल से शुद्ध जल प्राप्त होने लगता है।